मित्रों नमस्कार। मैं भी अपने व्यक्तिगत विचार लेकर आपके बीच हाजिर हो गया हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पत्रकारिता का मतलब यही हो गया है, जहां घटनाओं का तथ्यों और तर्कों के आधार पर विश्लेषण नहीं किया जाता, बल्कि व्यक्तिगत कुंठा के आधार पर एक खास तरह का एजेंडा सेट करने के लिए हर बात में एक ही बात ढूंढ के ले आई जाती है। आप कथित निष्पक्ष उदारवादी बड़े बड़े पत्रकारों को देख लीजिए, कहाँ सफल हुए कहाँ असफल हुए और कौन सा एजेंडा चलाते रहे या फिर कौन सी बात लगातार कहते रहे, उनके 2-4-10 वीडियो देखकर ही आप समझ जाएंगे। और जैसा कि अपने व्यक्तिगत विचार मतलब लालित्य से भरा निबंध आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले मैं भी वही बातें दोहरा देता हूं कि मेरी बात में भी आपको थोड़ा रस नजर आए और आपकी विचारधारा सोच उसमें कुछ दिखाई पड़ती हो तो मेरे भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन अपनी बात कहने के लिए ये सोशल नेटवर्क यूट्यूब जैसी जगहों ने हम लोगों को पर्याप्त जगह दे दी है कि हम अपने विचार लगातार व्यक्त कर सकते हैं। और इस दौरान हमें इस बात की भी शिकायत करती रहनी है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें नहीं है, तभी आप सफल पत्रकार माने जाएंगे। अगर आप कहेंगे सब कुछ ठीक है, जैसे चल रहा था उससे बेहतर हो रहा है, चीज़ें पहले से ठीक ठाक चल रही हैं, तो आप अच्छे पत्रकार नहीं माने जाएंगे। आपको लगातार जो है एकदम नकारात्मक रहना है और हर अच्छी चीज में कोई न कोई बुरी चीज ढूंढ के ले आनी है और निरंतर उसी की चर्चा करते रहना है कि देखिए इसमें ये खराब है। 100 लोगों का खाता खुल गया तो क्या हुआ, 5 लोगों का ऑपरेट नहीं हो रहा है। देखिए सड़क में ये गड्ढा है, मतलब 100 किलोमीटर की सड़क में कहीं कुछ खराबी आ गई तो जहां खराबी आई है उसी को लगातार दिखाते रहना। अरे भाई सड़क है, खराब होगी, कुछ समस्याएं आ गई होंगी, ठीक हो जाएगी। और इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे ही आप इस तरह की बात करेंगे आप भक्त और सरकार समर्थक मान लिए जाएंगे। हाँ भाई, मान लेना चाहिए कि हम भक्त हैं और सरकार समर्थक भी हैं। भाई जो भी सरकार रहती है मतलब भारत सरकार, और भारत के हम समर्थक हैं। कैसी भी स्थिति हो हम निष्पक्ष नहीं रहेंगे, हम भारत के पक्ष की बात करेंगे कहेंगे। हम अपने स्वाभिमान सभ्यता संस्कृति को पूरे आत्मविश्वास से लोगों के सामने कहेंगे और हमारे प्रधानमंत्री भी यही करते हैं। भाई गुजरात प्रांत के आदमी हैं जिनकी मूल भाषा गुजराती है और शानदार तरीके से हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी भी ठीक ठाक बोल लेते हैं। अब जबरदस्ती की नुक्ताचीनी करनी हो तो इसके लिए क्या कहा जाए। अपने आप को बहुत शिक्षित और डिग्रियों के धारक भी नहीं मानते हैं, सामान्य शिक्षा लिया, घर की परिस्थिति स्थिति और खुद का जीवन इतना अस्त व्यस्त रहा हो जिस आदमी का, औपचारिक तरीके से शिक्षा नहीं ले पाया, मतलब जो व्यवस्था वाली, उसी व्यवस्था में एक ओपन स्कूलिंग सिस्टम है। ओपन जो होता है ना, करिस्पॉन्डेंस भी कहते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इससे भी तमाम डिग्रियां हासिल की जाती हैं। तो ये तो फिलहाल ऐसी ही बात है, आपको अच्छा लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फैक्ट तो यही है। दूसरे लोग भी हैं, उनके पास ढेर सारी शिक्षा है, डिग्रियां हैं, परिवार के एक बड़ी बैकग्राउंड है, उनको भी शिकायत है। अरे भाई आपको काम करने से किसने रोका है? आप जनता के बीच जाइए, अपनी बात कहिए और खूब सारा काम करिए। चलिए माना यह सरकार और मोदी अच्छे आदमी नहीं हैं और देश के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से चुन के आए, इस बात के लिए तो आपको उनकी सराहना करनी ही पड़ेगी ना। चलिए माना कि उनमें कोई अच्छाई नहीं है, तो आपके पास देश और समाज के लिए क्या विजन है? आप भारत में किस तरह से बदलाव लाएंगे? आपके पास कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है? आप किस तरह की औद्योगिक नीति ले आएंगे? चलिए
माना कि इस सरकार ने ये बिल, ये योजना और ये काम सही नहीं किए। तो चलिए आप जनता से यह वादा करिए कि हम सत्ता में आएंगे तो उन चीज़ों को बदल देंगे, बात खत्म हो गई। भाई जिस देश में लगातार चुनाव हो रहे हो, हर 5 साल पे चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में किसी को भला किस बात से शिकायत होनी चाहिए? सड़कों को जाम करना, तोड़ फोड़ करना, हथियार उठाना भारत जैसे देश में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और इसके पक्ष में अगर आप हैं तो निश्चित रूप से कोई भी भारत के पक्ष में बात करने वाला आदमी आपके पक्ष में नहीं होगा और उसे होना भी नहीं चाहिए। मान लीजिए आप असहमत हैं तो आप जनता के बीच जाइए, चुनाव लड़िए और व्यवस्था को बदल दीजिए। अनावश्यक परेशान होने की क्या आवश्यकता है? अब सोचिए, लोकसभा चुनाव होने वाला है और मोदी से आप असहमत हैं। बिल्कुल आपको होना चाहिए। और क्यों सहमत हैं और आपके पास क्या विकल्प है और क्या और कैसे आप करेंगे, जनता को यह बात बताइए और जाइए वोट लीजिए। कोई भी अजेय अपराजेय नहीं है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे लोग हारे, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे, उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हुई। और हमारे यहाँ अभी जो 15 दलों ने पटना में बैठक की भाजपा और मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की, कोई बुराई नहीं है और इसको बेहतर ढंग से करना चाहिए। इससे भी पहले हमारे यहाँ गठबंधन सरकारें बनी हैं और उन्होंने पूर्ण बहुमत और पूरी ताकत से आई सरकार को सत्ता से बाहर किया है। सोचिए, इंदिरा जी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और चुनाव के बाद 400 से ऊपर सीट लेकर आए, मतलब 404 सीट उन्हें मिली। और 1989 में जब चुनाव हुआ तो बीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवीलाल, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, मतलब सभी लोगों ने मिलकर जिस तरीके से चुनाव लड़ा, और दक्षिण में भी तमाम लोग थे, करुणानिधि और भी सीपीएम और सीपीआई के भी तमाम नेता थे, उन्होंने कांग्रेस की जबरदस्त घेराबंदी की और राजीव गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया। 1989 में गठबंधन सरकार बनी नेशनल फ्रंट की और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। पर हमारे यहाँ गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई गठबंधन सरकारों का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल सरकारें चलती हैं और मध्यावधि चुनाव लगातार कराते रहना पड़ा है। अब सोचिए, इमरजेंसी इंदिरा जी ने 25 जून 1975 को लागू किया। उसके बाद जनता दल, जनता पार्टी तब थी और हमारे जेपी मूवमेंट, जयप्रकाश नारायण और उस समय के ही आंदोलन से पैदा हुए तमाम समाजवादी नेता, जिन्हें आप लालू मुलायम के रूप में जानते हैं, इस तरह के नेताओं और अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, ये सब भी लगभग उसी जगह से अपनी सशक्त राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था कि ये नेता नहीं थे, लेकिन कांग्रेस हराओ अभियान में सभी लोग शामिल थे और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर वही गठबंधन टूटे, फिर चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। और सोचिए, इतने जनाक्रोश के बाद भी इंदिरा जी 80 में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ जाती हैं, 300 से ऊपर सीट लेके, 350 के करीब सीट लेके आ जा रही हैं। तब सोचिए क्या स्थिति है इस देश की। और 1989 में बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर चंद्रशेखर बनते हैं, फिर सरकार गिर जाती है, फिर चुनाव होता है और तमिलनाडु में राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है। 1991 भयानक आर्थिक मंदी का दौर, सोना गिरवी रखने की स्थिति आ गई थी और पीवी नरसिम्हा राव कमान संभालते हैं। ये भी गठबंधन सरकार ही रहती है, लेकिन कांग्रेस के पास बस थोड़े ही गुणागणित की जरूरत थी पूर्ण बहुमत पाने के लिए। और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव इस हुनर में माहिर थे। और फिर वही झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला लेन देन होता है। मतलब जब गठबंधन सरकारें बनती हैं तो वह देश के लिए कितना हित में होंगे। सोचिए, रेल मंत्रालय, खनन मंत्रालय जैसे मंत्री पदों के लिए
जो क्षेत्रीय दल हैं, स्थानीय छत्रप हैं, वो किस तरह के दबाव बनाते हैं। अभी आप हाल ही का उदाहरण अगर देखिए तो महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी मतलब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन में जो सरकार बनी थी और उद्धव ठाकरे जिसके मुखिया थे, मुख्यमंत्री वही थे, सोचिए महाराष्ट्र मेट्रो का जो है, मुंबई मेट्रो का काम ही रोक दिया गया। अहमदाबाद पुणे बुलेट ट्रेन का भी काम स्लो हो गया। तो ऐसे में जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं उन पर भी बुरा असर पड़ता है और पैसा जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाता है। और फिर पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। सोचिए 91 से 96, फिर 96 से 99 जो चुनाव होता है, फिर वही जाति, धर्म और क्षेत्रवाद के चक्कर में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है। और क्या हश्र होता है, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल ये प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर सत्ता का खेल वही चलता है और सरकार नहीं चल पाती है। फिर वाजपेयी सरकार और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और एनडीए की सरकार पहली बार, गैर कांग्रेसी सरकार जिसमें भाजपा की पहली सरकार बन रही है। फिर वो 13 दिन, 13 महीना, 13 साल का नारा भी देते हैं और इंडिया साइनिंग का भी नारा देते हैं और 6-7 महीना पहले चुनाव करा लेते हैं 2004 में ही। और परिणाम क्या आता है, स्थानीय छत्रप वही उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनके स्थानीय छत्रप मिलके बीजेपी को हरा देते हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह एनडीए की जो गठबंधन में सरकार बनती है उसके प्रधानमंत्री बन जाते हैं और 10 साल तक प्रधानमंत्री रहते हैं एनडीए गठबंधन। और एनडीए को सरकार चलाने के लिए इन स्थानीय दलों से लगातार समझौता करते रहना पड़ता है। और समझौते जब आप करते हैं तो बड़े बड़े घोटाले सामने आते हैं, 2G घोटाला, कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इस तरह के उपहार हमको मिलते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बेदाग और ईमानदार बने रहते हैं। फिर 2014 बहुत सालों बाद भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है। यूपीए, एनडीए, अब 2 पार्टियां एक तरीके से बन गई हैं देश में और एक तीसरा मोर्चा भी मान लीजिए। तो भाजपा एनडीए की अगुवाई कर रही है। हालांकि भाजपा अकेले दम पर 2014 और 19 में सत्ता में है और भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए भाजपा विरोधी दल खुद को एकजुट कर रहे हैं। और एकजुट किस आधार पर कर रहे हैं? जाति के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर। आप बताइए, क्या कोई विकास का और विचार का कोई भारत के लिए मॉडल है उनके पास? तो नहीं है। अपने ही राज्य में वो जिससे समझौता कर रहे हैं उसके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन उनका एक साझा हित है कि भाजपा को हराना है। इससे पहले कांग्रेस को हराने के लिए जो साझा हित हुआ करता था उसके तहत लोग एक हुआ करते थे और इस बार भाजपा को हराने का जो साझा हित है उसके लिए एक हुए हैं। पूरे 15 राजनीतिक दल पटना में रैली किए। अब क्योंकि उनके बीच सहमति के लिए सिर्फ एक कारण है कि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए। स्थानीय दलों के साथ समस्या ये रहती है कि अगर वो लगातार 10 से 15 साल सत्ता से बाहर हो जाएं तो वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास फंडिंग का कोई विशेष जरिया नहीं होता है और ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग से जो वो पैसा कमाते हैं पार्टी के लिए और खुद के लिए, वह पूरी तरह से बंद हो जाता है। जबकि जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं वो आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत होती हैं, उनको चंदे और दूसरे स्रोत लगातार उनके लिए धन उपलब्ध कराते रहते हैं। ऐसे में जो भ्रष्टाचार की संभावना होती है वह तो दोनों जगह ही रहती है, लेकिन स्थानीय दल बहुत ही निचले स्तर से भ्रष्टाचार शुरू करते हैं। सरकारी नौकरियों और बाकी जगह पर जहाँ क्षेत्रीय दल होते हैं वहाँ ज़्यादा भ्रष्टाचार पाया जाता है। एकदम अकाट्य सत्य है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और फ्रीबी जैसे मॉडल भी ज़्यादातर यही लोग देते हैं, क्योंकि जो देश की
आर्थिक संसाधनों के लिए जिम्मेदारियां होती हैं, ये धन कहाँ से आएगा, कैसे खर्च हो जाएगा, इसके प्रति ये उतने जिम्मेदार नहीं होते हैं। अभी जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, तो कोई भी दल बड़े आसानी से इस बात के लिए वादा कर लेता है, क्योंकि वो तुरंत देना नहीं है। अभी आप वादा करेंगे तो जब रिटायर होंगे लोग तब देना पड़ेगा, तो जो आर्थिक भार पड़ेगा वो तत्कालीन जो सरकार वादा कर रही है उस पर नहीं पड़ेगा। इसलिए जो भी वादा हो कर लो, क्योंकि उसका परिणाम अभी तो भोगना नहीं है। आने वाली सरकार उसका परिणाम भोगेगी और इस बात से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। फिलहाल जो ये 15 दलों का बैठक हुआ बीजेपी हराने वाले, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या कर्नाटक परिणामों से आई, क्योंकि कर्नाटक परिणाम कांग्रेस में नया जोश और ऊर्जा भरने के लिए पर्याप्त है और उसी इस बात का एहसास हो रहा है कि वह जीत सकती है और एक राष्ट्रीय दल के लिए यह बेहद आवश्यक है। और यह आत्मविश्वास क्षेत्रीय दलों के लिए मुसीबत बन गई। अब जुलाई में शिमला में फिर से बैठक होगी और नए सिरे से चीज़ों को तय किया जाएगा, कितना क्या कैसे फ्री दिया जा सके। यह भी एक अच्छा मुद्दा है। चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे दुनिया के हर देश में अपनाए जाते हैं, हमारे यहाँ भी अपनाए जा रहे हैं। कोई अपराजेय नहीं है। जैसे भाजपा का जो वोट बैंक है, उसका वोट बैंक किस आधार पर चलता है? आज भी हमारे देश में विकास मुद्दा नहीं बन पाया है। तो जाति और धर्म को पोलराइज करना, क्षेत्रवाद को उभारना, इस तरह के मुद्दे चुनाव जीतने के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि सिर्फ विकास के नाम पर वोट अब भी नहीं पड़ रहा है। तो भाजपा का जो वोट बैंक है, हिंदुत्व और हिंदुत्व एक हिंदुओं की एकता है कि वह जातीय आधार पर बटे हिंदुओं का एकीकरण करे और उनमें हिंदू असुरक्षा बोध पैदा करके ही हिंदुओं का एकीकरण किया जा सकता है। इसी तरह भाजपा को हराने वाले जो दल हैं, हिंदुओं को जाति के आधार पर पहले बांटो कि तुम अलग हो, तुम पीड़ित हो, तुम दलित हो, तुम पिछड़ा हो, तुम एसटी हो, इस तरह की बातें पहले मजबूत की जाती हैं। तुम शोषित रहे हो। और फिर अल्पसंख्यक पोलराइजेशन, जिसमें खासतौर पे मुसलमानों को एकजुट किया जाता है और मुसलमानों में यह बात अच्छे से भरी जा चुकी है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। और जैसे ही मुसलमान यह मानने लगता है, एकजुट होकर भाजपा को हराने वाले दल को वोट करता है। अगर मुसलमानों की संख्या ठीक ठाक प्रतिशत में किसी राज्य या निर्वाचन क्षेत्र में होती है तो भाजपा को पार पाना मुश्किल हो जाता है। बस यही चुनाव का खेल है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।